ये देखिए, अगर ये आरोप हम पकड़ भी लें आम आदमी पार्टी का कि आप उनसे डरे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन आप बीजेपी की भी तो एक परिपक्व पार्टी हम ये मान के चलते हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ऐसे में एक विक्टिम कार्ड भी आ सकता है, एक सहानुभूति वाली बात भी आ सकती है? तो क्या सिर्फ यही एंगल पकड़ के चले कि नहीं ये सिर्फ प्रताड़ना करने की कोशिश है, या जो डर गए हैं तो सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अक्सर बीजेपी पे आरोप लगता है? देखिए जनाब, 2019 की बात बाद में करेंगे, 2014 से शुरू करते हैं। देश की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को जोड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे वार करने की बात करती है। लेकिन जो पार्टी केंद्र में हो और भ्रष्टाचार पे वार करने के बहाने विपक्षी पार्टियों को साधना शुरू करते, तब तो निश्चित तौर पे खलबलाहट होगी ही होगी। जब ट्रैक रिकॉर्ड हम निकाल के देखते हैं तो जो भ्रष्टाचार पे वार करने की बात करती है वो भ्रष्टाचारियों के साथ अभी दिखाई देती है। आप जब लंबी फहरिस्त देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टियों में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन लोगों के लिए एक आंदोलन छेड़ रखा था भारतीय जनता पार्टी ने कि इन लोगों को जेल में जाना ही चाहिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोगों के जुबान पे उनके नाम ऐसे ही याद है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम पे भी हैं और विपक्षी पार्टियों के नाम पे तो है ही, जुबान पे तो है ही। तो वो जो लंबी फहरिस्त है, उन लोगों ने जो ही पाला बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो पाक साफ हो गए, न उसके यहाँ सीबीआई न ईडी, बिल्कुल शांत स्वभाव के हो गए। जिन लोगों के बारे में इन्होंने ये कहा कि इतने बड़े घोटालेबाज हैं, ये घोटाले करके बाहर देश से बाहर एक एक करके वो भागते चले गए और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, कितनों को पकड़ के ले आ गई, लेके वापस आई। यही दिखाती तो हमें यकीन होता कि भ्रष्टाचार से वो लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सीबीआई और ईडी को यदि वो हथियार के जैसे इस्तेमाल करती है, हम ईडी की बात कर ले, ईडी के ट्रैक रिकॉर्ड को, इसको भी यदि आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5422 के आसपास में केस दर्ज हुए, जिसमें से 25 के नतीजे आए, तकरीबन 900 ट्रायल में है, और बाकी सारे मामले वो हैं जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर अपने प्रभाव को बनाने के लिए या उन्हें नीचे दबाने के लिए प्रयास किया गया, जिसकी कोई गिनती नहीं है। कहाँ आए, कब गए, इलेक्शन का आप वक्त निकाल के देख लीजिए। जो ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो आपको महाराष्ट्र में दिखाई देगा छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, बिहार में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, कर्नाटक में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्थानें हैं उनका इस्तेमाल कैसे करती है आपको सीधा दिखाई देता है। इलेक्शन खत्म, बात कहानी खत्म। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से अपना कॉकस बनाया है, उसका उदाहरण यदि आप निकाल के देखेंगे तो 5-8 वर्षों में पहली बार हमने भारत के शीर्ष अदालतों में बैठे हुए जजों को रोते हुए देखा। हमने आरबीआई की साख खत्म होते हुए देखी। हमने इलेक्शन कमीशन को जब तक फटकार नहीं लगे तब तक चू शब्द बोलते हुए नहीं देखा विपक्षी पार्टियों के आरोप पर। इलेक्शन कमीशन को जब फटकार लगती थी फिर वो एक्शन लेना शुरू करते थे। अभी के वक्त में एक लाइनर, अभी के वक्त में ठीक है, एलजी साहब को लगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आबकारी नीति में, उन्होंने अनुशंसा की और सीबीआई की जांच शुरू हो गई। साहब, देश के एक प्रांत के चुने हुए उप मुख्यमंत्री ने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी आरोपों के जरिए घेरा था और कहा था कि एक दिन पहले उन्होंने हमारे नीतियों में बदलाव करके बहुत बड़ा लाभ किसी और को दिलाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि उनके आरोप का क्या उस पर कोई जांच हुई, कोई एफआईआर दर्ज हुई? और जब इस तरह की जांच नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है और केवल उन्हीं लोगों को घेरा जाता है जो विपक्षी पार्टियां हैं, और कि कोई एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये दर्द सारे विपक्षी पार्टियों के साथ है। ये सारे जब उनसे पूछेंगे तो सारी अपनी व्यथा बताएंगे कि कैसे ये इसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे हथियार के जैसे इस्तेमाल किया है। और इस बार चूंकि दिल्ली की जो बनावट है या दिल्ली के जो मतदाता हैं वो अलग मिजाज के हैं, उन लोगों ने देखा है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अरविंद संजीव जी, इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जो चले गए बीजेपी में उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, एक बात मैं फिर भी समझ लूं, लेकिन जिनके खिलाफ हुआ आप ये कह रहे हैं कि वो सारे निर्दोष थे? बंगाल में जो सब कुछ अभी हमने देखा वो सब गलत था, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे प्रताड़ना की गई। या जहां जहां इससे पहले सीबीआई या ईडी ने छापे मारे वहां लोग ईमानदार थे लेकिन छापे मारे गए। मैंने रिकॉर्ड की बात की है। जब आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो बहुतायत मात्रा में यदि दुरुपयोग हुआ है तो दुरुपयोग की ही बात होती है, और कम मात्रा में यदि इस तरह के नतीजे, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार तो है इसमें, कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं यही पूछ रहा हूं, कौन पार्टी इससे अछूती है? लेकिन जो जिस भ्रष्टाचार को आप हथियार बना के चुनाव लड़ते हैं, उस भ्रष्टाचार में यदि खुद आप लिप्त हो जाते हैं, वो एक अलग सवाल है, उसके लिए अभी हैं बब्बर साहब जवाब देने के लिए। लेकिन मैं यही समझना चाह रहा था आपसे कि जहां जहां छापे पड़े या जहां जहां सीबीआई या ईडी की रेड हुई, ऐसा तो नहीं है कि ईमानदार लोगों को पकड़ के उन्होंने ले लिया कि नहीं आइए इधर और अंदर आइए।
ठीक है, अब वो सवाल अलग है कि जो उस घेरे से बाहर निकल गया, क्या वो बच गया? उसके लिए यहां पर राजीव बब्बर बैठे हैं। राजीव साहब, देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि न्यायालयिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई जुड़ जाता है तो उस पर एक्शन नहीं होता। अभी हमने देखा यूपी के अंदर केंद्रीय मंत्री के बेटे का अरेस्ट हुआ, ऐसे ही विधायक का अरेस्ट हुआ, गुजरात में विधायक को 9 साल की सजा हुई, सब वो उनकी भारतीय जनता पार्टी से संबंध थे। ऐसा नहीं है, कानून अपना काम करता है और मुझे लगता है हमारी सरकार उस कानून के काम को कभी रोकती नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरा एक कहना है कि कांग्रेस के राज में यदि 10 साल में 74 स्कैम हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने तो वो स्कैम नहीं किए ना, तो उनकी तो जांच होगी ना। अगर कहीं विपक्ष में जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, स्क्रीन पे टीएमसी के नेता जो है वो अगर रुपयों के साथ पकड़े जा रहे हैं और अगर दिल्ली के अंदर सबको लग रहा है कि घोटाला हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, तो उसमें क्या गलत है? इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ईमानदारी से काम किया, आप देखिए क्या ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए। मनरेगा में 40% पैसा जो है, 50% पैसा खाया जाता था, आज आधार के प्रयोग के कारण आज वो सारा पैसा नीचे मजदूरों के पास जा रहा है, किसी दलाल के पास पैसा नहीं जा रहा। आप मजदूरों से बात करो, वो हर समय कहते हैं कि हाँ, मोदी जी के आने के बाद ये क्लैरिटी हुई। आज हम लिस्ट बनाकर कह सकते हैं कि हमने जो उज्ज्वला का वो दिया है वो साइंटिफिक प्रयोग करके दिया है। तो इसलिए अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में पकड़े क्यों जाएंगे? भ्रष्टाचार आप करोगे और पकड़े जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो नहीं होगा। तो जो हो रहा है वो सामने हो रहा है। और फिर कितनी अदालतों ने कह दिया कि इसका मिसयूज हो रहा है, कौन से केस में कह दिया कि सरकार ने मिसयूज कर दिया। तो ये सब तथ्यों को इस तरीके से प्रस्तुत ना करें। हाँ, चुनाव जब जिस स्टेट में होता है उस समय इस तरीके की कोई कार्रवाई हो तो उस पर हाईलाइट ज्यादा होता है, लेकिन कार्रवाई तो ईडी या सीबीआई या एजेंसीज की पूरा समय चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर आई है मोदी जी के आने के बाद, पहली बार सरकार ने ऑब्जेक्टिव टाइप टारगेट्स में बात करना शुरू किया। उससे पहले सरकारें सब्जेक्टिव बात किया करती थी, गरीबी हटाएंगे। आज हम डाटा देते हैं, आज हम बताते हैं कि 2 किलोमीटर हाईवे बनता था, आज 39 किलोमीटर हाईवे हम रोज बना रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम आता है, हमारी सरकार का नाम आता है। ये जो बदलाव है ये भ्रष्टाचार खत्म करने के कारण ही हुआ है और ये सब देश की जनता समझ रही है। ठीक है, गिनीज बुक की बात इन्होंने की। प्रियंका जी, आप हंस रही हैं, लेकिन आपके यहाँ आर्टिकल की बात हो रही थी कि तारीफ हुई है। खैर, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे प्रियंका जी, अहम सवाल होगा कि आपके यहाँ से आरोप तो लगाया गया कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही थी, वो भी पार्ट 2। ये भी कहा गया कि पार्ट 1 भी एक बार कोशिश हुई थी, जिसके बारे में बाद में बताएंगे। और ये भी आया कि एक रिकॉर्डिंग है जिसको बताया जाएगा, और ये वो अगर है तो बता के खत्म कीजिए ना। बताया जाएगा का क्या मतलब है? बता देंगे सही समय आने पर। विपिन जी, रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है तो वेट कीजिए थोड़ा सा। सही समय क्या होगा मैम? कोई बात नहीं, वो हमें डिसाइड करने दीजिए। हमने पहले भी बताया, इस बार भी बता देंगे। ये बात कर रहे हैं फ्लाईओवर की, कल एक ढह गया गुजरात में, इनको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं। आपके यहाँ से ये बोला गया कि एक बार पहले भी हुआ था, वो भी बताएंगे और ये वाला भी बताएंगे। फ्लाईओवर नहीं बना, फ्लाईओवर को 2 मिनट। अरे राजीव जी, प्रियंका जी, नहीं चाहिए फ्लाईओवर, अभी फ्लाईओवर नहीं, अभी फ्लाईओवर नहीं, ठीक है, अभी फ्लाईओवर नहीं। मैं जो कह रहा था कि आपने कहा कि एक पहले हुआ उसका भी जिक्र करेंगे और जो अभी वाला है उसका रिकॉर्डिंग और जो भी आपके पास है ऑडियो वीडियो वो बताएंगे। बिल्कुल। आज हमने बताया, दोबारा पुराने वाला निकाल कर दिखाया, पहले अगले इस बार वाला भी बताएंगे। तो पहली बार आपको बताना चाहिए था ना, आपने उसको अभी तक क्यों होल्ड करके रखा था? पहले वाले लोटस ऑपरेशन का इंटरव्यू आ चुका है, उसमें इनके सेक्रेटरी ने बताया किस तरीके से सिम देके फोन करवाने का काम आम आदमी पार्टी। नहीं, वो अभी वाले का है राजीव जी, वो अभी वाले का। पहले वाले का तो मुझे नहीं लगता पहले वाले का आपको पता है। वो अभी वाले की बात है, जो भी ये बात है कि वहां पर बॉर्डर पर सिम दिया। मैं पूछ रहा हूं, अगर पहले वाला था प्रियंका मैम, तो उसको होल्ड क्यों किया? अभी तक तो बताना चाहिए था। विपिन जी, पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी पे छोड़ देते हैं, वो हो जाएगा और आपको दिख जाएगा। रोज ही दिख रहा है क्या हो रहा है सब। इनसे मैं पूछूंगी, ये नाम बता रहे थे कि सीबीआई एजेंसीज का मिसयूज नहीं हो रहा, तो नारायण राणे जी के खिलाफ कब होगा, मुकुल राय के खिलाफ कब होगा, येडियुरप्पा के खिलाफ कब होगा, ललित मोदी को कब लेके आएंगे, नीरव मोदी को कब लेके आएंगे, ये भी बता दीजिए। जो कैश आप कह रहे थे अब डिमोनेटाइजेशन से आपने कैश हटा दिया। येडियुरप्पा जी पे केस भी चला, अदालत ने फैसले भी दिए। आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। येडियुरप्पा जी पे केस भी हुआ, अदालत ने फैसला भी दिया, तो आप उसको छोड़िए। आप इस तरीके की बातें गुमराह करने के लिए मत। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या लग रहा है, ये ईडी सीबीआई पे बात ज्यादा चली गई, लेकिन थोड़ा सा फोकस